नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हुए फाइनल का ही थर्ड पेपर। इसमें हम पढ़ाएंगे मध्य युग की राजनीतिक विचारधारा कैसी रही। मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा से संबंधित बहुत सारी चर्चा आपको करेंगे। मध्य युग राजनीति चिंतन की प्रमुख विशेषताओं पर भी प्रकाश डालेंगे। तो मध्य युग का आरंभ कब व कैसे हुआ, इस विषय पर इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है। मध्यकाल के 6वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक के लगभग 1000 वर्ष के लंबे युग में सभ्यता की कोई ऐसी उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है जैसे उसके पूर्ववर्ती और उत्तर काल में हुई थी। बर्बर जर्मन जातियों ने यूनानी रोमन सभ्यता, कला और ज्ञान के एक बड़े भाग को नष्ट कर दिया था, क्योंकि उसमें यूनानी रोमन सभ्यता को समझने तथा उसका मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं थी। इस तरह का इस काल की बौद्धिक सुसुप्त अवस्था अप्रगति की लंबी अवधि को देखकर विद्वानों ने तो इसे मध्य युग को अंधकार युग की संज्ञा दे दी। मध्य युग को अंधकार युग की संज्ञा दे दी। इस पे लेकिन कई इस मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन को प्रभावित करने वाली कई तत्व हैं, जैसे ट्यूटन जातियों के राजनीतिक विचार, सामंतवाद, रोमन चर्च, पवित्र रोमन साम्राज्य का विस्तार, राष्ट्रीयता की भावना। आइए हम मध्य युग के राजनीतिक चिंतन के प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं कि विशेषताओं के माध्यम से आपको मध्य युग की राजनीतिक विचारधारा समझ में आ जाएगी। जैसे इस युग के सभी ईसाई विचारकों की मान्यता थी कि संपूर्ण मानव जाति एक परिवार के समान है और सभी मनुष्य भाई भाई हैं तथा सब मिलकर एक सार्वभौमिक ईसाई समाज की रचना करते हैं। वे सब ईसाई राज्य के सदस्य हैं जो धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रकार का है। उनके मत में राज्य की नागरिकता और सदस्यता एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। इस तरह ईसाई सार्वभौम समाज की दो आधारभूत विशेषताएं थी, एक थी धर्म और दूसरा था राज्य। इन दोनों की उत्पत्ति का मूल स्रोत ईश्वर था, लेकिन चर्च की स्थिति राज्य की अपेक्षा उच्चतर थी। मतलब उस समय चर्च को ज़्यादा, मध्य युग में चर्च को ज़्यादा मान्यता थी और धर्म ही सब कुछ था। धर्म पर व्यक्ति आश्रित था। चर्च को ईसाई लोग चर्च पर बहुत विश्वास करते थे। चर्च की सदस्यता प्राप्त करके ही एक व्यक्ति राज्य द्वारा प्रदान किए जाने वाली सुविधाओं का उपभोग करने का अधिकारी बन जाता था। क्या है, यदि चर्च राज्य इतना प्रमुख नहीं था, उस मध्य युग में चर्च ज़्यादा प्रमुख था। इस दृष्टि से देखा जाए तो सार्वभौम ईसाई समाज धर्म और राजनीति का एक सम्मिश्रण था, जो एक धर्मतंत्र की स्थापना करता था, अर्थात एक ऐसे राज्य की स्थापना करता था जो कि धर्म के अनुसार संचालित किया जाए। तो मध्य युग में राज्य कैसे चलता था? धर्म के अनुसार। धर्म के अनुसार जो ईसाई चर्च पोप लोग थे वो ही राज्य को चलाया करते थे। इस काल के राजनीतिक चिंतन की हम प्रमुख विशेषताएं बतलाते हैं। जैसे चर्च की सर्वोच्चता हम वर्तमान में पढ़ाते हैं। जैसे अभी हमने विदेशों का संविधान पढ़ाया, भारत का संविधान पढ़ाया, तो हम देखते हैं संसद की सर्वोच्चता या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब की सर्वोच्चता। लेकिन मध्य युग में क्या था कि चर्च की ज़्यादा सर्वोच्चता थी। तो मध्य युग में चर्च सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। राज्य की सत्ता भी उसके अधीन और नियंत्रण में थी। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि मध्य युग का कैसे विचार थे। तो चर्च ज़्यादा केंद्र, उसकी पूरी शक्ति चर्च पर निर्भर थी और राज्य चर्च के अधीन और नियंत्रण में आता था। पोप की शक्ति की सर्वोच्चता के समर्थक उसे दो आधारों पर सर्वोपरि सिद्ध करते थे। पहला आधार था दो तलवारों का सिद्धांत और दूसरा आधार था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन्स का दान पत्र। तो दो तलवारों का सिद्धांत के आधार पर पोप की सत्ता की सर्वोच्चता के समर्थकों का कहना था कि ईसाई धर्म के प्रवर्तक महात्मा ईसा के प्रमुख शिष्य और रोम की चर्च संस्थापक
संत पीटर ने रोमन चर्च के प्रधान पोप को 2 तलवारों से संपन्न किया था। इन 2 तलवारों में से एक तलवार थी धार्मिक सत्ता की ओर और दूसरी तलवार थी राज्य सत्ता की ओर। पोप ने धर्म सत्ता की तलवार अपने प्रयोग के लिए रख ली और राज सत्ता की तलवार जनहित में प्रयोग करने के लिए राजाओं को प्रदान कर दी। अतः वह दोनों सत्ताओं का स्वामी है और उसका स्थान सर्वोपरि है और प्रमुख है तथा सब उसकी सत्ता के अधीन है। पोप की सर्वोच्च सत्ता के संबंध में उसका दूसरा तर्क यह था कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जब रोम के स्थान पर कुसुतुनिया में अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया तो उसने अपने पश्चिमी साम्राज्य का दान तत्कालीन पोप सेंट वेस्टर तथा उसके उत्तराधिकारी को कर दिया था। फिर आती है राजतंत्र की प्रधानता। तो पहले चर्च की सर्वोच्चता थी, फिर उसने राजतंत्र की क्या प्रधानता है। जैसे मध्य युग में एकत्व का सिद्धांत बड़ा महत्वपूर्ण था और इसलिए शासन की दृष्टि से राजतंत्र की प्रणाली को सर्वोच्च समझा जाता था। फिर सीमित राजसत्ता का विचार। तो ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने के बावजूद शासन की सत्ता निरंकुश न थी। उस पर पहली मर्यादा राजा द्वारा राज्याभिषेक के समय ली जाने वाली प्रतिज्ञा थी। दूसरी मर्यादा यह मान्यता थी कि राजा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, उसे सिर्फ उसकी घोषणा करने का अधिकार प्राप्त है। तो मध्ययुगीन राजा यद्यपि पूर्ण सत्ता का स्वामी और अधिकारी था और उसके प्रयोग के लिए किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था, फिर भी उसके अधिकार सीमित थे राजा के। फिर आता है प्रतिनिधित्वात्मक शासन का सिद्धांत। तो इसमें था मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन का प्रभाव राजतंत्र के समर्थन की ओर था, किंतु उसमें प्रतिनिधित्वात्मक शासन प्रणाली के बीच भी विद्वान थे। धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही क्षेत्रों में वे उपलब्ध थे। फिर है जन प्रभुसत्ता का विचार। तो जन प्रभुसत्ता का विचार क्या था मध्य युग में, कि मध्य युग में एक और राजा के दैविक अधिकारों का समर्थन किया गया, वहाँ दूसरी ओर जनता के अधिकारों का भी प्रतिपादन किया गया, जिससे जन प्रभुसत्ता या लोकप्रिय प्रभुसत्ता के विचार का उदय होने लगा था। फिर सामूहिक जीवन का सिद्धांत आया। मध्य युग के सामाजिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी सामूहिक जीवन यापन की प्रवृत्ति। आज की तरह उस समय व्यक्ति को भी किसी तरह के व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त नहीं थे, अतः उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले समुदायों में सम्मिलित होना पड़ता था। तो सामूहिक जीवन की प्रवृत्ति आई। फिर आई निगम विषयक सिद्धांत। तो मध्य युग में सामूहिक जीवन की प्रधानता के कारण निगम विषयक सिद्धांत का भी जन्म हुआ। तो इस तरह से जो मध्य युगीन विचारधारा थी, जो चर्च और ईश्वर को ज़्यादा मानती थी और राजा को उसके नियंत्रण में रखती थी। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये मध्ययुगीन विचारधारा की विशेषताएं द्वारा आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।